साउथ अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक क्रूज शिप है, MV हॉन्डियस। और इस पर जो स्थिति बन रही है ना, वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी ड्रामेटिक और चिंताजनक आउटब्रेक की तह तक जाएंगे। एक ऐसी घटना जिसने इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज की नींद उड़ा रखी है। न्यूज़ हेडलाइंस देखकर हर किसी के मन में बस एक ही धड़कनें बढ़ा देने वाला सवाल उठ रहा है, क्या जानवरों से इंसानों में फैलने वाला ये ज़ूनोटिक वायरस अगली बड़ी ग्लोबल महामारी की शुरुआत है? इस एक सवाल ने पूरी दुनिया में खौफ का माहौल बना दिया है। जरा दांव पर लगी जिंदगियों को देखिए। इस जहाज पर 150 यात्री सवार हैं। बीच समंदर में फंसे होना, वो भी एक अनजान मेडिकल क्राइसिस के दौरान। ये स्थिति किसी के लिए भी एक भयानक सपने जैसी है, क्योंकि वहां से तुरंत निकलना या कोई बड़ी मेडिकल हेल्प पाना लगभग नामुमकिन सा होता है। और दुख की बात यह है कि अब तक 3 जानें जा चुकी हैं। ये आंकड़ा सुनते ही तुरंत कोविड महामारी के उन शुरुआती दिनों की याद आ जाती है ना? जब डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप पर बिल्कुल ऐसा ही खौफ और अनिश्चितता का माहौल बना था। चलिए इस क्रूज शिप आउटब्रेक की टाइमलाइन और असल तथ्यों पर सीधे नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है 11 अप्रैल को। क्रूज पर पहली मौत हुई जिसे अनरिकॉर्डेड रखा गया, बस एक प्राकृतिक मौत मान लिया गया। इसके बाद मिड अप्रैल में सेंट हेलेना नाम की जगह पर दर्जनों यात्री जहाज से उतरकर अपने अपने घर लौट गए। और अब ये जहाज कनेरी आइलैंड्स की तरफ बढ़ रहा है। शुरुआत में वायरस का पता ना चलना और फिर यात्रियों का दुनिया भर में फैल जाना, इसने ग्लोबल स्प्रेड के लिए मानो एक परफेक्ट स्टॉर्म तैयार कर दिया है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। हंता वायरस आखिर है क्या? इस पैथोजन को समझना बहुत जरूरी है। मेडिकली देखा जाए तो ये वायरस मुख्य रूप से 2 तरह से शरीर पर हमला करता है। पहला है पल्मोनरी फॉर्म, जो सीधे फेफड़ों पर असर डालता है, बिल्कुल आम फ्लू जैसे लक्षणों के साथ। और दूसरा है हेमरेजिक फीवर, जो किडनी पर वार करता है, जिससे पेट में भयानक दर्द और सिर दर्द होता है। शुरुआत भले ही मामूली लगे, लेकिन ये वायरस बहुत ही तेजी से रूप बदलकर जानलेवा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। जिस खास स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं वो है एंडीज स्ट्रेन। ये साउथ अमेरिका का एक बेहद रेयर वेरिएंट है। आमतौर पर हंटा वायरस चूहों के मलमूत्र के संपर्क में आने से फैलते हैं, लेकिन ये एंडीज स्ट्रेन ये पूरी तरह से एक अपवाद है, क्योंकि ये इंसानों से इंसानों में फैल सकता है। और यही बात इसे इतना खास और खतरनाक बनाती है। अब सवाल ये है कि क्रूज पर तो चूहे थे ही नहीं, तो ये फैला कैसे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग थ्योरी ये है कि जब ये जहाज अर्जेंटीना में था, तभी कोई एक पैसेंजर इस पर सवार हुआ जो पहले से ही इस एंडी स्ट्रेन से संक्रमित था, और उसी एक व्यक्ति से ये चेन रिएक्शन शुरू हुआ। सेक्शन 3, महामारी के डर की सच्चाई। चलिए पैनिक को साइड में रखकर सीधा साइंस पर फोकस करते हैं। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि हमें पैनिक क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, कोविड-19 या मीजल्स यानी खसरा, ये हवा के जरिए बहुत तेजी से फैलते हैं, लेकिन एंडीज हंटा वायरस को फैलने के लिए बहुत ही क्लोज और लंबे समय तक कांटेक्ट की जरूरत होती है। ये हवा में उतनी आसानी से नहीं फैलता। इस फर्क को समझने के लिए एक्सपर्ट्स का ये उदाहरण देखिए। अगर एक बंद कमरे में 10 लोग हैं और वहां खसरे से संक्रमित कोई व्यक्ति आता है, तो जब वो बाहर जाएगा तब तक 9 लोग खसरे का शिकार हो चुके होंगे। एंडीज स्ट्रेन के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस तरह से इसे कैच करना लगभग नामुमकिन है। इसके ट्रांसमिशन के लिए क्रूज के कैबिन जैसी छोटी और बंद जगहों को लंबे समय तक शेयर करना जरूरी है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आम टूरिस्ट या दुनिया भर के लोगों के लिए रिस्क ना के बराबर है। तो अगर कोई कैनरी आइलैंड्स जैसी जगहों पर छुट्टियां मनाने का प्लान बना रहा है, तो बेझिझक जाया जा सकता है। साइंस के हिसाब से वो पूरी तरह से सेफ है। सेक्शन 4, ट्रीटमेंट और वैक्सीन्स। तो मॉडर्न मेडिसिन इसके खिलाफ कैसे काम करती है? इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड यानी एक्सपोजर से लेकर लक्षण दिखने तक का समय पूरे 8 हफ्ते तक का हो सकता है। और यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जहाँ कोविड या फ्लू के लिए पैक्सलोविड या टैमीफ्लू जैसी एंटीवायरल दवाएं मौजूद हैं, वहीं हंता वायरस के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक दवा या इलाज नहीं है। सीवियर केसेस में मरीजों की जान बचाने के लिए सीधे तौर पर इंटेंसिव मेडिकल सपोर्ट यानी ICU की जरूरत पड़ती है। लेकिन पिक्चर पूरी तरह डार्क नहीं है। बाथ यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत ही प्रॉमिसिंग खबर आई है। उन्होंने एक बिल्कुल नई वैक्सीन तैयार की है।
लैब और एनिमल मॉडल्स में इसके बहुत ही शानदार इम्यून रिस्पॉन्स मिले हैं और जल्द ही इसके फेज 1 ह्यूमन ट्रायल भी शुरू होने वाले हैं। हाँ, एक्सपर्ट्स ने आगाह किया है कि ये अभी पूरी तरह से स्लैम डंक या पक्की सफलता नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा गेम चेंजर जरूर साबित हो सकती है। और अंत में सेक्शन 5 ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी। जब बीच समंदर में कोई जहाज इस तरफ फंसता है तो इंटरनेशनल लेवल पर होता क्या है? यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के प्रोटोकॉल बहुत सख्त होते हैं। पहला स्टेप, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी वाले सबसे करीबी पोर्ट को खोजना। दूसरा, सभी पैसेंजर्स का सघन मेडिकल इवैल्यूएशन करना। और तीसरा, उन्हें सुरक्षित रूप से आइसोलेट या क्वारंटीन करना या फिर कड़े नियमों के तहत वापस उनके देश भेजना। लेकिन पेपर पर लिखे नियम असल जिंदगी में बहुत अफरा तफरी वाले होते हैं। देखिए हुआ क्या, केप वर्डे ने जहाज को एंट्री देने से ही साफ मना कर दिया। फिर साउथ अफ्रीका ने बीच बचाव करके कुछ गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट किया, और जब जहाज कैनरी आइलैंड्स पहुंचा तो वहां की लोकल गवर्नमेंट ने कड़ा विरोध किया। हालांकि बाद में स्पेन की नेशनल गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल रूल्स का हवाला देकर उन्हें ओवररूल कर दिया। ये पूरा घटनाक्रम एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर था। पर असली डर तो कुछ और ही है। असली नाइटमेयर सिनेरियो ये है कि जो यात्री इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होने से पहले ही सेंट हेलेना में उतरकर पूरी दुनिया में बिखर गए, उनकी निगरानी कैसे हो रही है? हर देश में मॉनिटरिंग का तरीका अलग है, कहीं सख्ती है तो कहीं बिल्कुल नहीं। सर्विलेंस में यही कमी और तालमेल का ना होना एक छोटे से लोकल क्राइसिस को ग्लोबल खतरा बना सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स की ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट था और हम इसमें बहुत बुरी तरह फेल हुए हैं। ये स्टेटमेंट साफ साफ दिखाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर इस क्राइसिस को मैनेज करने में हमारा सिस्टम कितना खोखला और कमज़ोर साबित हुआ है। तो हमारी ये आज की चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारे ग्लोबल सिस्टम्स अगले किसी अनजान एयरबॉर्न बीमारी से लड़ने के लिए सच में तैयार हैं? इस इवेंट ने दिखा दिया है कि अभी हमें और कितनी तैयारियां करने की ज़रूरत है। इस टॉपिक पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि ये सवाल सीधे सीधे हम सबके फ्यूचर से जुड़ा है।